मज़ेदार होंगे और मज़े कर रहे होंगे अपने घर पर। और घर पर मज़े कर रहे हैं, आपको और मज़े दिलाने में आ चुका हूँ आपका अपना हिमांशु सर, केमिस्ट्री का एक और सेशन लेके। याद होगा परसों की क्लास में हमने करा था मेटलर्जी का पहला सेशन, जिसमें हमने डिस्कस करा था कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करी थी। और आज पता है, आज हम बता देने वाले हैं मेटलर्जी के बारे में थोड़ा सा आपको, कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए। अगर आपको धरती माता से क्या चाहिए, एक मेटल चाहिए, तो कुछ प्रोसेस तो अपनानी पड़ेगी ना, इतनी आसानी से तो मेटल मिलेगा नहीं आपको। और बेटा ये भी डिपेंड करेगा कौन सा मेटल आपको चाहिए, अगर आपको हाईली रिएक्टिव चाहिए या मीडियम रिएक्टिव चाहिए या लो रिएक्टिव चाहिए, तो जैसा मेटल आपको चाहिए उसी हिसाब से मेटलर्जिकल प्रोसेस को लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपका सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप आ सकते हैं और अपना हालचाल बता सकते हैं। और यहाँ पर 100% लाइव इंटरेक्शन क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं अगर आप स्विफ्टलर्न को ज्वाइन करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कुछ बातें और भी। बातें क्या हैं? बातें ये हैं कि भाई यहाँ पर तो यूट्यूब पर तो आपको क्लासेस मिल ही रही हैं। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल पर्सनल लेक्चर्स, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.swiflearn.com पर और फटाफट से फ्री ऑफ कॉस्ट पर डेमो सेशन को बुक करना पड़ेगा, क्योंकि डेमो सेशन को बुक करने के बाद ही आपको क्लासेस अलॉट हो जाएंगी। और आप देख भी सकते हैं ना भाई कैसा चल रहा है माहौल स्विफ्टलर्न पे। और एक बैच में 6 स्टूडेंट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होंगे, तो ये भी तकलीफ़ की बात नहीं है। डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर टीम आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार होगी। सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट, यहाँ पर कुछ फीचर्स यहाँ पर देख सकते हो। डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने को मिलती है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है। स्विफ्टलर्न एकेडमी टेस्ट सीरीज़ जैसे होती है वैसी होगी, जहाँ आप नेशनल लेवल अपना स्कोर जान सकते हैं। साथ ही साथ अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट भी हैं। और सब्जेक्टिव टेस्ट जैसे स्कूल्स में होते हैं वैसी सब्जेक्टिव टेस्ट हम भी बिल्कुल लेने वाले हैं। ठीक है, तो देरी किसी बात की करनी है, वहाँ तो जाके बिल्कुल डेमो का सेशन को बुक करना ही करना है। और अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो बिल्कुल आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना है और कोई भी अपडेट मिस नहीं करनी है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मधुर जी। सो मधुर जी बोल रहे हैं हेलो, कैसे हैं मधुर आप? बढ़िया होने चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। और मधुर आज हम आपको पढ़ा देने वाले एक मज़ेदार सा टॉपिक जिसका नाम है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। राइट, मेटलर्जिकल प्रोसेस यानी मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसके मिनरल में से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है आपको मेटल को, उसके हिसाब से हम सब कुछ आपको बातें बताने वाले हैं। सेकेंड सेशन है, क्या क्या डिस्कशन होगा, स्टेजेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या स्टेजेस होती हैं। भाई एक सिंपल सी बात है, धरती माँ से आपको लेना है मेटल, तो इतनी आसानी से तो वो देंगी नहीं देंगी ना मेटल। धरती मेरी माँ है, बॉर्डर वाली पिक्चर आपको याद होगी थोड़ी सी, है ना। तो बेटा धरती माँ से इतनी आसानी से मेटल तो आपको मिलने नहीं वाला, तो उसके लिए कुछ मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी, कुछ उसकी प्रोसेस होंगी। तो वो प्रोसेस सारी हम जानने वाले हैं आज की क्लास में। मेटलर्जी क्या होती है? जो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स, ओर में से मेटल को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस, या इस पूरी फिनोमिना को हम बोलेंगे मेटलर्जी। अब ड्रेसिंग ऑफ ओर्स मतलब क्या होता है? क्या ओर कर हम ड्रेस पहनाएंगे? नहीं बेटा, ड्रेसिंग ऑफ ओर मतलब होता है ओर की जितनी भी गंदगी है, यानी रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल। जब आपको गैंग पार्टिकल्स यानी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी है, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स। अब ये गैंग क्या है भाई साहब? बेटा गैंग होता है जितनी भी मिट्टी या स्टोन होते हैं छोटे छोटे, उन्हें आपको अपनी मिनरल में से हटाना है। सो रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल विल बी नोन एज ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, उसे ड्रेसिंग भी बोलते हैं। रोस्टिंग की बात करेंगे, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रोस्टिंग मतलब क्या होता है। अरे भूनना है, सिंपल। रोस्टिंग मतलब क्या होता है हिंदी में? भूनना, वही करेंगे हम, भूनेंगे ओर को। कैल्सिनेशन, इस पे भी हम चर्चा करेंगे बिल्कुल। एक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? मेटल की पीएससी मैजिटल मैंने आपको कोड बता रखा है, उसके कोड के हिसाब से आप एक्टिविटी सीरीज़ को लर्न कर सकते हैं। और ये भी देखेंगे मेटल ऑक्साइड को आप रिड्यूस करके कैसे मेटल पा सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कि मेटल को प्योरीफाई कैसे करें, रिफाइन कैसे करें। इतनी सारी बातें, हाँ बिल्कुल बेटा, इतनी सारी बातें आज की क्लास में करने वाले हैं। बिल्कुल तैयार हो जाइए। देख रहे हो यहाँ पर कितनी मेहनत करते हैं हमारे वर्कर्स ये एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये देखो खदान के अंदर की फ़ोटो है जिसमें वर्कर के हेड पर एक लाइट लगी हुई है, वो देख रहा है सब कुछ, और खुदाई भी चालू है इसके हाथ में, आप देख सकते हो। ठीक है, सो ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल, बट डू यू नो फ्रॉम वेयर दीज मेटल्स आर ऑपरेंट। तो ध्यान रखिएगा, अर्थ की क्रस्ट में से निकलते हैं, ऐसा नहीं मेटल कोर में से निकलेंगे, नहीं, अर्थ की क्रस्ट में से आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स निकलते हैं। लेकिन मेटल्स जनरली आपकी अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स एनवायरमेंट में से भी निकाल सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल्स जो होते हैं एयर से भी आप सेपरेट आउट कर सकते हो। तो आपको पता होगा अर्थ की कुछ लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर होता है, एक इनर कोर भी होता है।
ठीक है। अगर आपने मूवी देखी हो द कोर, उसमें थोड़ा सा समझाया भी हुआ है, अच्छी मूवी है, आप देखिएगा ज़रूर उसे। लेकिन क्रस्ट में हम बात करें, क्रस्ट सबसे आउटर लेयर होती है, फिर आता है मेंटल, उसके बाद आता है आउटर कोर, उसके बाद आता है इनर कोर। सबसे अंदर का होता है इनर कोर, जहाँ जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं सी वाटर की ना। सी वाटर ऑल्सो, आपको पता है ना, नमक होता है समुद्र के पानी में, डेट इज़ NaCl, राइट। NaCl, तो यहाँ से भी आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से। सो सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सोल्यूबल सोल्ट, लाइक सोडियम के सोल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम के सोल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, तो यहाँ से भी आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अर्थ की क्रस्ट की तो बात कर ही ली, और साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बता दिया कि सी वाटर से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो द एलिमेंट्स और कंपाउंड दैट अकर नेचुरली एज इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। तो जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड अगर आपको मिल रहे हैं अर्थ की क्रस्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मिनरल बोलेंगे। तो बात ये आती है, हर जगह से तो आप बराबर मात्रा में मेटल नहीं निकाल सकते भाई। मान लो मिनरल बहुत बड़ी है, मान लो खदान, मिनरल को खदान भी बोल सकते हो, मिनरल बहुत बड़ी है, वहाँ से आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक ऐसा प्लेस तो होगा ना जहाँ से आप कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मिनरल के जो पूरा मिनरल है उसका एक ऐसा पार्ट जहाँ से आप प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ नथिंग बट ओर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इस द वही बात आ रही है, आपसे क्वेश्चन भी हम पूछ रहे हैं कि मिनरल के मतलब हर पार्ट से क्या आपको जो मेटल मिलने वाला है वो बराबर मात्रा में नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ से कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली आप निकाल पा रहे हो, दैट इज़ नथिंग बट ओर। So metal are extracted from minerals that contain a very high percentage of that particular metal. So minerals from where metal can be profitably extracted and conveniently extracted will be known as ore. मेटल का वो पार्ट, मिनरल का वो पार्ट जहाँ से आप कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ नथिंग बट ओर। चलिए एक छोटी सी वीडियो है जो थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्रिएट कर देगी मिनरल और ओर में से। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। मेरी क्लास में कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में हम आपका स्वागत करेंगे और आप हमसे कोई सा भी कैसा भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक वीडियो है छोटी सी, इसे वीडियो को समझते हैं और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इस वीडियो की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मिनरल और ओर बताया गया है, इन बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं मिनरल और में, तो वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा अच्छा क्लियर हो जाएगा। The Earth's crust is made of rocks. If you look closely at a rock, you will see that there are many different bits. Some bits are dull, whereas other bits are rather shiny. The main idea here is that all these components occur naturally. In other words, they are not made in a factory or by a human being. A naturally occurring element or compound is known as a mineral. Ore is simply a rock containing a high percentage of a certain mineral. तो जहाँ पर परसेंटेज हाई For रहेगा example, वो nothing but ore hematite है। contains a high percentage of iron. The extraction of iron from hematite is done in a blast ध्यान furnace. रखिएगा, hematite is the name of the iron ore, ठीक है। Malachite contains a high percentage of copper. और कॉपर की ओर को हम Cinnabar क्या बोलेंगे? contains a मेलेकाइट। high percentage of सिनेबार mercury. बहुत इंपॉर्टेंट We can मरकरी think की about ओर an होती है। ore a bit like a chocolate chip cookie. We really want the chocolate. If there are more chocolate chips in the cookie, then the extraction process would be more economically beneficial, as more obvious. minerals, in this case, the chocolate, can be obtained. If there are fewer chocolate chips, then the extraction process may not be as economically beneficial. For the most part, the minerals are oxides, carbonates, or sulfides of the metal of interest. Some ores of nonmetals include quartz, which contain a high percentage of silicon in the form अब ये of नॉन मेटल्स silicon की ओर से, जैसे dioxide. क्वार्ट्ज में से आप सिलिकॉन निकाल सकते हैं, Limestone is also an ore. CaCO3। Can you remember what is found in a high percentage in limestone? लाइमस्टोन में क्या Pause, निकलेगा सबसे think, ज्यादा? and continue when कैल्शियम, ready. राइट। कैल्शियम उसमें से, क्योंकि CaCO3 होता है लाइमस्टोन। The answer is calcium carbonate. Limestone contains a high percentage of calcium, but calcium exists as calcium carbonate. The iron in hematite is mostly iron 3 oxide. The copper in malachite is mostly copper ये सारे 2 ओर्स के carbonate. नाम ध्यान रखने हैं The क्योंकि mercury एग्जाम में in आपसे पूछे भी जाते cinnabar हैं। is primarily found as mercury 2 sulfide. The extraction process for each ore can vary, but the key idea here is that the mineral must be present in a high enough percentage, that is nothing or else but the ore. process
would not be very economically beneficial. Now, before we can extract a selected metal, we must first consider its reactivity by looking at this किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, उसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है, उसकी कम रिएक्टिविटी है, और उसी रिएक्टिविटी के हिसाब से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट अलग-अलग प्रोसेस लगा के कर सकते हैं. Although carbon and hydrogen are not metals, they are still included in the table for comparison purposes. A more reactive element can displace a less reactive element in a compound. Can you remember what this type of reaction is called? Pause, think, and ये आपने चैप्टर continue नंबर when फर्स्ट में ready. करी होगी सीबीएसई वाले, ठीक है. दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मोर रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन निकाल देता है. So to extract a metal from an ore, a single displacement reaction must occur. We can mimic the extraction of copper from malachite using copper 2 carbonate powder. Copper 2 carbonate is a green solid that thermally decomposes to form copper 2 oxide and carbon dioxide upon heating. Copper 2 oxide is a black powder, and believe it or not, we can actually extract copper metal from copper 2 कॉपर oxide. ऑक्साइड में से आप कॉपर Place को आराम 3 से निकाल सकते हो. spoonfuls of copper 2 oxide in a crucible and 1 spoonful of charcoal, which is essentially carbon. Heat this using a Bunsen burner with the कार्बन crucible क्या lid करेगा, slightly ajar for रिडक्शन कर देगा, approximately 5 रिड्यूसिंग minutes. एजेंट की तरह काम While करता that is है. in तो सारी progress, ऑक्सीजन निकाल readily देगा grab और a बच क्या piece of जाएगा आपका paper कॉपर. and a pencil and predict the products of देखो this single CuO प्लस displacement C, reaction. C लेके भाग जाएगा Pause the lesson ऑक्सीजन, and बन जाएगा listen when CO2 ready. और बाकी का कॉपर आपको मिल जाएगा. राइट. सो कुछ इस तरह से आप The कॉपर को कॉपर carbon ऑक्साइड में से एक्सट्रैक्ट कर displaces सकते हो. copper in copper 2 oxide देखो. to give copper metal and carbon dioxide. Remove the crucible from the Bunsen burner and empty its contents into a beaker of cold water. Pour out the water and charcoal. Rinse with water and repeat. This must be done when the mixture is hot, or else copper 2 oxide will reform. You will find little bits of copper metal at the bottom of the beaker. You have successfully extracted copper metal. कॉपर आपको मिल गया. जो पहले कहीं आपने क्रस्ट में से निकाला था वो आपने प्रॉपर कॉपर बाहर निकाल लिया. तो कुछ इस तरह से अगर बड़ी प्रोसेस होती है तो आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अलग-अलग मेटल्स को. Gold and platinum are not found in ores, but rather exist naturally as native metal. Note that these are less reactive metals and therefore do not form oxide, sulfide, or carbonate compounds. In summary, an ore is a rock that contains a high percentage of a certain type of mineral, which can exist as an oxide, sulfide, or carbonate compound. The mineral can be extracted by a single displacement reaction using a more reactive element. ठीक है. मेरे हिसाब से आपको जितना भी यहाँ पर वीडियो में आया होगा थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है. तो सबसे पहली बात ये जो यहाँ से समझ में आती है डैट इज़ कि पहले आपको पहचानना पड़ेगा वो मेटल कैसा है. मेटल लो रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है या मीडियम रिएक्टिव है, उसके हिसाब से आप उसे निकाल सकते हैं, यानी उसकी मेटलर्जिकल प्रोसेस कर सकते हैं. अब देखो अलग अलग रिएक्टिविटी हमने बताई ना आपको कि सब मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है. तो आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को भी आपको पढ़ना पड़ेगा. अब रिएक्टिविटी सीरीज़ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है. अब यहाँ पर अगर आपको याद करना है अपनी कोई भी ट्रिक लगा लीजिए, लेकिन जनरली इन्हें याद करने के लिए मैं बताता हूँ PSC मैजिटल. देखो P जो सबसे पहले वर्ड है हर एलिमेंट के वो देख लो, PSC मैजिटल. राइट. ठीक है, मैजिटल हो गया. और उसके बाद हाइड्रोजन के बाद याद कर लो हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. सो PSC मैजिटल आपको यहाँ तक लेड तक याद हो गया. फिर उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई देता है सिर्फ ये कंपेयरिंग पर्पस के लिए होता है, ये कोई मेटल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है और कंपैरिजन पर्पस के लिए रिएक्टिविटी सीरीज में आता है. सो सबसे जो ऊपर मौजूद होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे जो नीचे होता है सबसे लो रिएक्टिव होता है. बीच वाले मीडियम रिएक्टिविटी कहलाए जाते हैं. सो इट कैन बी सीन फ्रॉम द सीरीज दैट पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और जो गोल्ड है वो आपका लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है. जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. सो अभी तक रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने बताया एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं इस छोटी सी वीडियो से भी. You may have noticed that most of the elements in the periodic table are metals. All metals have similar physical and chemical properties.
but not identical. By looking at a small number of metals, we can investigate how they vary chemically. We will look at zinc, copper, potassium, calcium, iron, lithium, magnesium, and sodium. First, let's look at the results when a small amount of each is dropped into cold water in a test tube. Stop the video to study the results, and then try to rank the metals from most to least chemically reactive. पोटेशियम नहीं रहा, लिथियम भी नहीं रहा, कलर चेंज कर दिया लिथियम ने, तो सबकी अलग-अलग रिएक्टिविटी आपको देखने को मिलती है. From the results, some can be ranked, but others appeared to be the same. Let's rewrite the list. If the experiment is repeated with dilute hydrochloric acid, we can reveal the different chemical reactivity of the metals that have not yet been ranked. And now, rewrite the list again. From these two experiments, we can rank all 8 metals in order of chemical reactivity. This is of course a selective list, or else we would need to include over 70 metals. This gives us the reactivity series of metals, many versions of which you will find in books and online. You may already have known that lithium, sodium and potassium were at the top of the list, since we store these metals in oil to stop reaction with moisture in the air. When potassium reacts with hydrochloric acids, we get potassium readily loses an electron to form the K-positive ion, whereas when zinc reacts, Zn will form its ion Zn2 positive, but less readily. बोल सकता हूँ according to the reactivity वो react करते हैं. Pragya, I got your query. So basically you are saying your exams has been started. So Pragya, I would just suggest you one thing. So there is a whole playlist. Like अभी मैंने check किया टीम के साथ भी. So क्लास 9th का सब कुछ हमने complete कर दिया है. So क्लास 9th की playlist आपको स्विफ्टलर्न के चैनल पे चेक करनी है, और स्विफ्टलर्न के चैनल पे जितने भी पहले के 5 चैप्टरों से कंप्लीट कर लो वहाँ से, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी. अच्छा, रिवीजन क्विज़ आप बोल रहे हैं. रिवीजन क्विज़ के लिए चलिए रिवीजन क्विज़ का भी देखते हैं, लेकिन अभी पहले ये होगा कि जितने भी सेशंस प्लेलिस्ट में हैं उसे मेरे ही सेशंस हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं. उसके बाद क्विज़ का भी हम देखते हैं, क्विज़ भी आपके साथ करवा देंगे. लेकिन मेन आपको पता है ये आई अंडरस्टैंड प्रेशर इन अच्छा प्रेशर इन फ्लूइड इन फिजिक्स. प्रेशर का नहीं समझ में आ रहा है. प्रेशर अगर आपका क्लास 9th का है, एक बार देख लेना स्लाइड में या प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा. नहीं आता तो बिल्कुल मैं उसका करवा दूंगा. और प्रेशर का अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 20 सेशन में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं. जैसे अभी केमिस्ट्री के चल रहा है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो यहाँ पर भी क्वेरी रेस कर सकते हैं. तो यहीं पर बिल्कुल यहीं पर आपका सोल्व कर देंगे क्वेरी. ओके, सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट. अच्छा, प्लेलिस्ट का नहीं आ रहा. चलिए प्रज्ञा, इस पर फिर बात करते हैं. 9th का अगर आप रिवीजन चाहते हैं तो इस पर भी बात की जाएगी. लेकिन अभी यही है कि कोई भी ऐसा होता है कि आपको डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं. जभी वो डाउट हम आपका क्लियर कर देंगे. ठीक है, चलिए अभी तो देखो बेटा, यहाँ पर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कर रहे हैं. जैसे कि भाई जो हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स हैं उन्हें कैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो लो रिएक्टिव वाले हैं वो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये सब अभी देख रहे हैं. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में एंटर कर दीजिए, वहीं हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे उसे. प्रेशर इन फ्लूइड, अच्छा प्रेशर इन फ्लूइड के देखो, प्रेशर इन फ्लूइड की बात करूँ तो 2-3 चीज़ें आप फॉर्मूले भी ध्यान रखिए. एक तो उसका होता है P = ρgh. मैं बता देता हूँ. P = ρgh होता है जब भी आपको फ्लूइड के अंदर का प्रेशर निकालने से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं. और जब भी आपको निकालना है फ्लूइड के अंदर का प्रेशर तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं P = ρgh. और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता देता हूँ. एक पास्कल लो करके चले जाना. ठीक है, पास्कल्स लो अच्छे से करके जाना. और ये वाला फॉर्मूला है ना, ये जो हाइट के हिसाब से वेरी करता है, P = ρgh, ये वाला करके चले जाना. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इन्हीं से न्यूमेरिकल बनते हैं. ठीक है, और दूसरी बात, एक हाइड्रोलिक रैम भी आपके आई थिंक कोर्स में होगा, जिसमें ऐसा होता है कि जैसे कार आप सर्विस करवाने जाते हो तो एक तरफ वो प्रेशर लगाते हैं और दूसरी तरफ कार उठ जाती है. ठीक है, क्योंकि प्रेशर, पास्कल ने कहा था कि प्रेशर जो होता है हर तरफ जो होता है हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है. तो जब भी आप यहाँ पर प्रेशर लगाओगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रेशर यहाँ पर भी उतना ही लगने वाला है, जिसकी वजह से फोर्स इंक्रीज कर जाती है. मेन रोल कौन प्ले करता है, देखो ये ध्यान रखना.
प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है, राइट। सो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कितनी फोर्स काम करेगी, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर 1 पॉइंट पर निकालूँ तो फोर्स कितनी होगी, प्रेशर इंटू में एरिया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, P1 इंटू में A1 विल बी इक्वल टू P2 इंटू में A2, ऐसे करके रिलेशन बनता है और आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कोई सा भी न्यूमेरिकल। हाँ, हाइड्रोलिक प्रेस और लिफ्ट में पास्कल लो लगाना है और वहाँ से न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, ठीक है। आपको तो ध्यान रखिएगा पास्कल लो और साथ ही साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लूइड में जो काम करता है। इलेक्ट्रॉन का वो 2n² भी, अच्छा 2n² वाला तो बेटा वो देखो बोहर ने थ्योरी दी थी अपनी, मैं बता देता हूँ छोटा सा आपको। बोहर ने थ्योरी ये दी थी कि ऐसा होता है जो शेल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फिक्स रहते हैं। जैसे उसने फॉर्मूला दिया आपका 2n² का उसने फॉर्मूला दिया, तो अगर आपको नंबर ऑफ शेल कौन सी पहली वाली शेल में निकालना है तो n की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो। दूसरी वाली शेल में निकालना है n की वैल्यू 2 रख दो। तीसरी वाली शेल में निकालना है 3 रख दो। चौथी वाली शेल में निकालना है 4 रख दो। तो इसी वजह से पहली वाली शेल में आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, दूसरी वाली शेल में आते हैं 8, तीसरी वाली शेल में आते हैं 18 और फोर्थ शेल में आपके आते हैं 32। तो 2n² बस आपको एक फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी लाइक एक्यूमुलेटेड इन अ पर्टिकुलर शेल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेटल्स की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर फ्री स्टेट में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। और अगर मैं कंपाउंड स्टेट में बात करता हूँ, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। बेट का बिल्कुल वेलकम है, कभी भी कोई भी डाउट हो आप मेरे से 20 सेशन में पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा भी। कोई सबके साथ है, कोई भी अगर मेरे से साइंस का डाउट पूछना चाहता है किसी भी क्लास से रिलेटेड, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, आपके लिए ही है, ठीक है। चलो, और बाकी तो सेशन चल ही रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल्स आर फाउंड आइदर इन फ्री स्टेट यानी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम इसकी फॉर्म में मिलते हैं, या वो कंपाउंड्स फॉर्म में, जैसे कि अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में भी मिल सकते हैं और फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं। अब देखिए जितने भी रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की हेल्प से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, और जो मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं उसे आप रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन, और इन्हीं मीडियम रिएक्टिव में आपको करनी पड़ेगी कैल्सिनेशन, और साथ ही साथ कैल्सिनेशन के साथ क्या करते हो, रोस्टिंग भी करते हो। इन्हें मैं बताऊंगा इनका डिफरेंस क्या होता है। जितने भी कार्बोनेट ओर हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैल्सिनेशन करना पड़ता है, और अगर सल्फाइड ओर है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रोस्टिंग करना पड़ता है। और जो बेटा फाउंड इन नेटिव स्टेट होता है उनके साथ कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट करके आप उसे निकाल सकते हो, जैसे सिल्वर और गोल्ड। ये बेटा धरती में ऐसे ही पाए जाते हैं, ज़्यादा इनके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि रिएक्टिविटी नहीं है, ठीक है। सो जैसे मीडियम रिएक्टिविटी हो गए तो मीडियम रिएक्टिविटी में पहले पहचानना पड़ेगा जो ओर है वो सल्फाइड है या कार्बोनेट है। सल्फाइड ओर होगी तो रोस्टिंग कीजिएगा, कार्बोनेट ओर होगी तो आपको कैल्सिनेशन वहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। सो जितने भी हाई रिएक्टिव वाले होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, और जितने भी मीडियम रिएक्टिविटी वाले होंगे उन्हें पहले कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, और उसके बाद कार्बन से रिड्यूस करके आपको वहाँ पर मेटल मिल जाने वाला है। और कॉपर एंड सिल्वर की बात करें तो इज ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज द सल्फाइड और ऑक्साइड। जो कॉपर होता है, सिल्वर होता है, ये भी मिले हुए फॉर्म में पाए जाते हैं, इन्हें भी एक्सट्रैक्ट करना आपको पड़ेगा। लेकिन जो गोल्ड होता है वो नेटिव स्टेट में आपको मिलता है, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी को आपको कैसे कैसे करके एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने मेटल्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी यानी गोल्ड एंड सिल्वर जैसे, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी यानी कि सबसे जो ऊपर होते हैं कौन से, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इन्हें कैसे आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। सो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी को आपको बस क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। पहले आप मेटल को पिघलाइए, मेटल को पिघलाने के बाद उसको इलेक्ट्रोलाइसिस में डाल दीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, कैथोड एनोड होता है, और जो मेटल होता है वो कैथोड और एनोड पे जाके इकट्ठा होता है। मेनली ध्यान रखिए कैथोड पर जाके आपको मेटल इकट्ठा होता हुआ मिलेगा और बाकी चीज़ें एनोड पे डिपॉजिट होकर रह जाती हैं एज ए एनोड मड, ठीक है। और प्योर मेटल वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेटल और मीडियम रिएक्टिविटी जो होता है पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि कैसी ओर है आपके पास, क्या वो कार्बोनेट ओर है, क्या वो सल्फाइड ओर है। अगर कार्बोनेट ओर होगी तो आपको करना पड़ेगा कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड ओर होगी तो आपको करना पड़ेगा रोस्टिंग। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद आपने क्या करा, उसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया।
मेटल के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं उनका क्या करना पड़ेगा, आपको रिडक्शन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कार्बन। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक से आपको मेटल मिल जाने वाला है। तो कुछ इस तरह से पूरी प्रोसेस यहाँ पर होती है। पहले कार्बोनेट और पहचाननी है, सल्फाइड और पहचाननी है। कार्बोनेट और होगी तो कैल्सिनेशन करोगे, सल्फाइड और होगी तो रोस्टिंग करोगे। अब दोनों में ही कैल्सिनेशन रोस्टिंग में आपके ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। उन ऑक्साइड्स को आपको रिड्यूस करवाना है और रिड्यूस करवाने के बाद प्यूरिफाई करके आपको पूरा अच्छे से मेटल मिल जाने वाला है। देखो आप एरो साइन भी देख सकते हो, तो पूरा मैंने आपको प्रोसेस यहाँ पर समझा दिया है। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी जो होते हैं, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, उनको रोस्टिंग करना है, उनको हीट करना है और हीट करने के बाद जो भी मेटल आपको मिलता है उसे रिफाइनिंग प्रोसेस में डाल दीजिए और वहाँ पर एक क्रिस्टल क्लियर आपको मेटल वहाँ पर मिल जाने वाला है। चलिए अब लेकिन बात करते हैं, एक वर्ड हमने पढ़ा था जब मैं आपको बता रहा था ये सारी चीज़ें करेंगे, तो ड्रेसिंग ऑफ ओर्स मैंने आपको समझाया था वहाँ पर। ये ड्रेसिंग ऑफ ओर्स होता क्या है? ड्रेसिंग ऑफ ओर बेटा ये होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं जब आप धरती से निकालोगे बिल्कुल स्वच्छ तो निकलेंगे नहीं, बिल्कुल प्यूरिफाइड फॉर्म में तो निकलेंगे नहीं, उनके साथ क्या रहते हैं, गैंग पार्टिकल्स यानी डर्ट पार्टिकल्स रहते हैं। तो कंटामिनेट विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें आप गैंग पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो अगर आपको गैंग पार्टिकल्स को सेपरेट करना है ओर में से, जो करना भी पड़ेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। तो अलग अलग सेपरेशन टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सबसे पहली टेक्निक आती है हाइड्रोलिटिक मेथड। कुछ नहीं करना भैया, डेंसिटी के डिफरेंस के हिसाब से आपको गैंग पार्टिकल को सेपरेट कर देना है। जैसे कि मान लो गैंग पार्टिकल की जो डेंसिटी थी वो ज़्यादा थी, और ऑब्वियस सी बात है जब डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होंगे, वो नीचे आ जाएंगे, और लाइटर गैंग पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो फ्लोट कर जाएंगे। सो जैसे गैंग पार्टिकल होंगे उसी हिसाब से आप टेक्निक लगा के हाइड्रोलिटिक मेथड से आप उसे सेपरेट कर सकते हो। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हमने कुछ नहीं करा, उसे वॉश करना स्टार्ट कर दिया और जितने भी गैंग पार्टिकल थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए और जो आपकी ओर थी वो अलग आपकी सेपरेट आउट हो जाएगी। अब आती है मैग्नेटिक सेपरेशन। सो मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए लगता है, जो मैग्नेटिक ओर्स होती हैं। तो ऐसा है जैसे मान लीजिए आपने हेमेटाइड ले लिया, हेमेटाइड में गैंग पार्टिकल जो थे वो नॉन मैग्नेटिक नेचर के थे, लेकिन आयरन तो भाई मैग्नेटिक नेचर का होता है, तो वो आयरन जो होगा, आयरन की जो ओर होगी वो तो मैग्नेट उसे खींच लेगी, मैग्नेट उसे सेपरेट कर देगी, और जितने भी गैंग पार्टिकल होंगे वो अलग सेपरेट हो जाएंगे। सो इन दिस मेथड द मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर मैग्नेटिक व्हील एंड फॉल सेपरेटली अपार्ट। देखो मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने ओर का चूरा करके यहाँ पर डाल दिया, अब इसमें क्या है, मैग्नेट हेमेटाइड मान लीजिए। अब जितनी भी ओर थी, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल हैं वो नीचे सेपरेट आउट हो जाएंगे टेंजेंट बनाते हुए, और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो चिपक के आएंगे ऐसे करके और इधर गिर जाएंगे। तो आपने मैग्नेटिक पार्टिकल्स को नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल से सेपरेट आउट कर लिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो। फिर तीसरा आता है आपके पास फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब फ्रोथ फ्लोटेशन बड़ा ही मतलब यूनिक सा मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंशियली वेटेबिलिटी ऑफ गैंग पार्टिकल, कौन कितना जल्दी से वेट हो जाता है। इन दिस मेथड द ओर पार्टिकल्स आर वेटेड बाय द ऑयल, ऑयल उसे वेट करेगा एंड सेपरेटेड फ्रॉम द गैंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। अब देखो ये पूरा प्रोसेस आपको वही समझा रहा है। आपने जितनी भी ओर्स थी उसे एक कंटेनर में डाला, ठीक है। अब देखो कंटेनर में यहाँ पर डाला और यहाँ से ओर आती है। अब इसके ये जो पाइप सा दिख रहा है इसमें से एयर आती है। अब ये घुमाना स्टार्ट कर देता है और घूमने के बाद एक झाग प्रोड्यूस होता है और झाग में ओर आ जाता है सारा, उसे आप सेपरेट आउट कर लेंगे और जितने भी गैंग पार्टिकल होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक क्या है, गैंग पार्टिकल्स है, और सल्फाइड ओर आपकी क्या आ गई, ऊपर आ गई। तो सल्फाइड ओर को अलग टैंक में सेपरेट आउट कर लिया और गैंग पार्टिकल बेचारे नीचे के नीचे रह जाते हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से भी आप चीज़ों को आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्शन मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो सबसे लो हैं, मतलब उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। किनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, गोल्ड एंड सिल्वर जैसे हो गए, तो और मरकरी भी हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो इन्हें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इन्हें हीट करना है। सो मेटल दैट आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर हीटेड। ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स आर रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। आप देख रहे हो जैसे मरकरी है, मरकरी की एक सल्फाइड और आपने ले ली HgS, उसे आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। आपने हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया और हीट करने के बाद क्या बनता है, मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस में SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। फिर दोबारा से हीटिंग कर दिया HgO को और आपके पास फाइनली मिल क्या गया, मर्क्यूरी। यानी कि अगर आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है जो लो रिएक्टिव हैं, तो उनको सिंपली हीट कर दो, रोस्ट कर दो, और रोस्ट करने के बाद आपको एक मेटल अच्छे से मिल जाने वाला है। अब बात करते हैं मिडल इन द एक्टिविटी सीरीज की।
तो जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, तो जो मिडल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में उसमें पहचाना जाएगा पहले कि क्या वो सल्फाइड ओर है, क्या वो कार्बोनेट हो है। अगर सल्फाइड ओर है तो आपको रोस्टिंग करनी पड़ेगी, अगर कार्बोनेट हो रहा है तो आपको कैल्सिनेशन वहाँ पर करना पड़ेगा। क्यों किया जाता है कैल्सिनेशन रोस्टिंग? क्योंकि आप चाहते हैं मेटल को उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि उन्हीं से आप कार्बन से रिड्यूस करवाने के बाद मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं पूरी होल प्रोसेस आपको एक छोटे से ब्रीफ कर दूं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक बता देता हूँ एक बार ये क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। सो जितनी भी मेटल होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में लो हैं, लो वालों को तो आपने सिंपली हीट कर दिया, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? मीडियम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सो मीडियम वालों को क्या करना है? पहले पहचानिएगा। मान लो ये कहता है भैया मैं तो कार्बोनेट ओर हूँ, ये क्या कह रहा है? मैं तो कार्बोनेट ओर हूँ। अच्छा जी, चलिए जो पहचान लिया हमने आपको। अब ये कहता है मैं तो भैया सल्फाइड ओर हूँ, मैं तो सल्फाइड ओर हूँ। चलिए तो आपको भी पहचान लिया। अब चलिए आपको भट्टियों में डाल देते हैं। कार्बोनेट ओर को क्या कर दिया जाता है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट एयर को एब्सेंस ऑफ एयर में डालकर क्या बना दिया जाता है? देखो कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन करा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में डाल के एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर दिया, तो यहाँ पर बना क्या? आपका ऑक्साइड फॉर्म हो गया, मेटल ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया और यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है? मेटल ऑक्साइड और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकलनी स्टार्ट हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। और जो सल्फाइड ओर होती है उसे भाई फुल भून देना, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर में आपने उसे हीट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर क्या बना? मेटल ऑक्साइड बना और प्लस में क्या बना? SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। अब बात ये होती है मेटल ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करा? क्योंकि बेटा ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये आसानी से कार्बन के थ्रू रिड्यूस हो जाएगा। कार्बन क्या करेगा? इनके ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा और बना देगा मेटल प्लस में CO2। तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया और बाद में इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस करके आप उसे ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर होती है बात? ये मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। चलिए पढ़ते हैं रोस्टिंग का। सो रोस्टिंग में क्या करना है? सल्फाइड ओर को इन द स्ट्रांगली हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और कैल्सिनेशन में क्या करना है? कार्बोनेट ओर को आपको स्ट्रांगली तो हीट करना है, लेकिन द लिमिटेड एयर, कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में आपको हीट करना है। इसे हम कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलेंगे। और दोनों के करने के बाद क्या मिला आपको? ऑक्साइड मिले। देखो जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 हीट करा और आपको क्या मिला? जिंक ऑक्साइड प्लस में SO2 गैस। दूसरे वाले केस में जिंक कार्बोनेट है, उसे हीट करा, जिंक ऑक्साइड बन गया, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये जो जिंक ऑक्साइड बना ना, इसे आप क्या करेंगे? कार्बन से रिड्यूस करवा देंगे। देखो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव यू जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन से रिड्यूस करवाते ही आपको क्या मिल गया? जिंक मिल गया। अब ये जो जिंक मिला उसे आप फिर से रिफाइनिंग प्रोसेस में डाल के अच्छे से बिल्कुल प्यूरिफाइड फॉर्म में आप निकाल देंगे जिंक। सो बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे एक रिएक्शन होती है, ध्यान रखिएगा, थर्माइट वेल्डिंग की रिएक्शन, थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं उसे। थर्माइट वेल्डिंग क्या होती है? रेलवे ट्रैक को जोड़ने के काम आती है। क्या होता है? जब भी एल्युमिनियम जो होता है Fe2O3 के साथ रिएक्ट करेगा या Al2O3 के साथ रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पर लिक्विफाइड फॉर्म में, मेल्टेड फॉर्म में आयरन प्रोड्यूस होता है जो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने का काम करेगा। सो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और जो यहाँ पर मैग्नीज प्रोड्यूस हुआ है ये मोल्टन फॉर्म में, जो वही थर्माइट रिएक्शन जो आपकी मैं बता रहा था। देखो ये रही थर्माइट रिएक्शन। सो Fe2O3 जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा, बना Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि ये जो हीट होती है आयरन को पिघला देती है, और ये जो पिघला हुआ आयरन होता है ये रेलवे ट्रैक्स में भर के आप उसे वेल्ड कर सकते हो। इसे बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। सो आयरन ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट किया जाता है, एल्यूमिनियम उसे रिड्यूस करवा देगा और यहाँ पर बना देगा Al2O3 प्लस में Fe प्लस में हीट की वजह से आयरन पिघलेगा और रेलवे ट्रैक्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, कैरी मिनाती को तो हम जानते हैं, लेकिन आपका नाम एक्चुअल क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप कैरी मिनाती हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, राइट। यगमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दैट इज़ गुड। योगामी जी, ओके गॉट इट। अजय नागर, ओके गॉट इट। अजय नागर जी कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मुझे आपका डायलॉग याद है, ठीक, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, कैरी मिनाती हमारी चैट बॉक्स में आ चुका है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो कैरी मिनाती पढ़ेंगे केमिस्ट्री आप, मेटल्स और नॉन मेटल्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज।
सलमान को बुलाओ, सलमान को बुलाया जाए, बिल्कुल सलमान भी आएंगे। सो द मेथड्स इन द टॉप, सलमान भाई राइट, सलमान भाई की बात कर रहे हैं आप। देखो आप पढ़ाने दो, आप आ जाओ थोड़ा सा। चलो कैसे हैं आप सब लोग? गुड, वेरी गुड। चलिए, सो द मेटल्स दैट आर टॉप इन द एक्टिविटीज, सबसे ऊपर जो बैठे हैं ना बेटा, इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो आसानी से आप उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, उन्हें आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में डालना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक उसकी रिफाइनिंग आपको करनी पड़ेगी। करेक्ट, सलमान भाई, गॉट इट। अभी आ गया भाई। मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो उसे क्या करना है आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से सेपरेट आउट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, आपको कैथोड दी जाएगी, एनोड दी जाएगी और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दो और जो मेटल्स के आयंस होंगे वो अलग होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो द मेटल्स सच एज सोडियम, मैग्नीशियम आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, है ना। जो मेटल्स हैं वो कैथोड पर डिपोजिट हो जाएंगे और जो बाकी की गैसेज हैं वो एनोड पर लिबरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ NaCl के केस में। जब NaCl के सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, जितना भी सोडियम होगा वो जाके इकट्ठा हो जाएगा कहाँ पर, कैथोड पर, और बाकी की चीज़ें एनोड पर जाके इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको बताया, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विजुअलाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा याद रहने वाला है। ठीक है, कैरी मिनाते चले गए हैं हमारे से, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। चलो कोई बात नहीं, अब आपने कर दिया है। लो जी, टेक्निकल, ये सारे के सारे आज यूट्यूबर आ चुके हैं हमारे चैनल पर, टेक्निकल गुरुजी भी आ चुके हैं और कैरी मिनाती अभी हमें अलविदा बोल के गए हैं। लेकिन हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो एक बार इसे देख लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को, फिर हम बात करते हैं आगे। Ionic compounds are formed by the strong electrostatic bonds between positive and negative ions. The oppositely charged ions are locked into a rigid and regular structure, and since the ions are fixed in position and aren't free moving, an ionic solid cannot conduct electricity or undergo electrolysis. But one way of making it conduct is to heat it until it melts. आयनिक कंपाउंड को अगर आप हीट कर देंगे, मेल्ट कर देंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। But it's worth noting that hydrogen can also be a cation in an ionic compound. Well, we're going to look at molten sodium chloride. The ions are a sodium cation and a chloride anion. Sodium ions will be attracted to the negative electrode, the cathode, where they combine with electrons to give sodium atoms. This is a reduction reaction. Each ion gains one electron and sodium metal is produced. At the anode or positive electrode, the chloride ions will each give up an electron. देखो एनोड पे क्लोरीन इकट्ठा हो गया और कैथोड पे सारा सोडियम इकट्ठा हो This is an जाएगा। oxidation reaction. The single chlorine atoms एनोड पर pair up ऑक्सीडेशन to होता है और form कैथोड पर chlorine रिडक्शन होता है, molecules इसका भी ध्यान and रखिएगा। chlorine gas is produced. Overall, the electrolysis has split the molten sodium chloride into its elements, sodium and chlorine. And this is how sodium and chlorine are produced industrially. सोडियम आपको मिल जाएगा अलग से और The क्लोरीन electrodes आपका themselves एनोड पर are मिल जाता usually है, made कैथोड पर from सोडियम मिलेगा। inert materials such as carbon or graphite. This is to ensure that the electrodes aren't involved with the reaction. Another example of electrolysis is with lead bromide, which can actually be done in a laboratory. At room temperature, it's a solid, and as we've seen with other ionic solids, it won't conduct, as the ions cannot freely move. But when it is heated and melts, it becomes an electrolyte. When the electrodes are connected to a DC power source, the lead cations will be attracted to the negative cathode, where they will gain electrons and become lead atoms. And in this case, each cation requires 2 electrons to neutralize the 2+ positive charge. At the anode or positive electrode, the bromide ions will each lose a single electron and become bromine atoms. And like तो the एनोड पर चला गया they ब्रोमीन pair up और जो to लेड form था वो चला bromine गया आपका molecules. कैथोड के पास। तो इस तरह से Now, आप if you were to do मेटल्स this in को a आराम से laboratory, you'd सेपरेट see आउट कर silvery सकते हैं, lead forming on the राइट। cathode. आई थिंक ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं आगे, ज़्यादा कुछ रह नहीं गया इस पार्ट में। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। अब देखो मेटल तो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए थे मिडल रिएक्टिविटी वाले, अब उन्हें बेटा साफ भी तो करना पड़ेगा। सो टू रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम द मेटल द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इज डन। आपको रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। जैसे मेटल कॉपर हो गया, जिंक हो गया, है ना, और निकल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस आप उसे सेपरेट आउट कर सकते हो। हमारे साथ गंगा जी जुड़ चुकी हैं,
So that is good. So Ganga, we are discussing about the electrolytic refining, right? So the impure metal is made as, जो भी impure metal होगा उसे आप एनोड की तरह बना देंगे, ठीक है। अच्छा, टेक्निक पूछ रहे हैं CBSE अच्छा है या ICSE। चलिए ये भी एक बड़ा ही अच्छा डिस्कशन है कि CBSE अच्छा है या ICSE। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, दोनों ही अच्छे हैं अपनी जगह पर, ठीक है। CBSE थोड़ा सा ये कह लीजिए, ICSE थोड़ा सा आगे चलता है क्योंकि वो ज़्यादा कंसेप्ट आपको पढ़ाना चाहता है कम टाइम में, लेकिन CBSE बिल्कुल एक कंसाइज मैनर में लेके चलता है कि भाई इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा, कम 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 आपको पढ़ाते रहना है, ठीक है। लेकिन बात यह है ICSE में कम टाइम में आपको ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा। फिजिक्स की अलग बुक हो जाएगी 8th में भी, 9th में भी और 10th में भी, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। तो इस वजह से आप बोल सकते हैं ICSE थोड़ा सा टफ माना जाता है CBSE से, लेकिन टफ की डेफिनेशन और कोई नहीं, हम ही सेट करते हैं। मुझे तो लगता है टफ या इजी हमको ही सेट करना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की। हम यहाँ पर बात कर रहे थे। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करना है ना, सिंपल आपको एक टम्बलर लेना है, ठीक है, जिसमें आपको मेटल को क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड आपको बनानी है। एक इलेक्ट्रोड कैथोड बना दीजिए, एक इलेक्ट्रोड को आप एनोड बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी और बैटरी लगाने के बाद कनेक्ट कर दिया। एक इलेक्ट्रोड होगी आपकी एनोड और एक इलेक्ट्रोड आपकी क्या होगी, कैथोड। तो ध्यान रखिएगा, जो भी इम्प्योर मेटल है, जो भी इम्प्योर मेटल है उसे आप एनोड पर लगा दीजिएगा, यानी एनोड पर इकट्ठा कर दो। और जो भी उस मेटल का प्योर पार्ट होगा वो आपको एक कैथोड की तरह लगा देना। तो ध्यान रखिएगा, जो कैथोड पर क्या होगा, प्योर मेटल, और एनोड पर क्या होगा, इम्प्योर मेटल। और यहाँ पर मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन भरा होगा इस टम्बलर में। इस टम्बलर में क्या होगा, मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन। आप इलेक्ट्रिसिटी आप पास करती हो, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो क्या होगा, सारा का सारा इम्प्योर मेटल निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, प्योर मेटल के पास। और जितनी भी गंदगी डाउन हो जाएगी एज अ एनोड मड। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस। क्लियर होती है बात। इम्प्योर मेटल निकला एनोड से, चला कहाँ पर, कैथोड पर जाकर, कैथोड पर जाके वो चिपक जाएगा। कैथोड पर एक बार चिपक गया तो जितनी भी गंदगी थी वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो गई एज एनोड मड, ठीक है। चलिए, तो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, 5 मिनट की वीडियो है और सब कुछ आपको समझाया जाएगा, ठीक है। कॉपर को इसमें हम प्यूरिफाई करके देखेंगे। In this video, we are going to learn how copper is purified using electrolysis. Copper metal is extracted from its ore by smelting, but it is not pure enough to be used as an electrical conductor. As a result, it needs to be purified using a process called electrolysis. Electrolysis uses electrical energy to bring about changes where the electrolyte, a solution of copper sulfate, is in contact with a pure copper sheet and an impure copper sheet. The process starts once a direct current is used to make a circuit. It is very energy intensive. There are 2 parts, the cathode and the anode. The pure copper sheet is placed at the cathode and the impure copper sheet is placed at the anode. What ions do you think are present in the copper sulfate electrolyte? कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कौन सा The answer ions is होंगे? that कॉपर copper और 2+ सल्फेट। ions are present in the electrolyte along with sulfate ions. And it's the copper 2+ ions that will move between the anode and the cathode, allowing oxidation and reduction to occur. एनोड पर At ऑक्सीडेशन the होगा और कैथोड cathode, पर copper रिडक्शन होगा, 2 एक सर्किट ions are बन जाता है। deposited देखो as कॉपर copper, आ रहे हैं, as कैथोड पर shown in जाके the इकट्ठे हो रहे equation. हैं। देखो कॉपर आया, कैथोड पर As जाके this इकट्ठा हो गया, happens, तो कैथोड what do you मोटा होना notice स्टार्ट हो happens जाएगा। to the size of the सारा मेटल strip? इकट्ठा हो गया कैथोड के Pause and ऊपर। continue when ready. The answer is that you should notice the cathode strip getting larger because pure copper metal is being deposited at the cathode. Did you get it right? At the anode, copper metal goes into solution as copper 2 ions, as shown by the equation. When a copper ion is deposited at the cathode, another copper ion goes into solution at the anode. The concentration of the solution effectively stays the same. What do you notice happens to the anode? देखो एनोड पे नीचे दिख रहा है Pause the गंदगी video इकट्ठी हो and रही है, continue दैट इज when you're एनोड मड। ready.
मिट्टी होती है जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है मेटल के अंदर, You ये should एनोड have मड की फॉर्म noticed में that नीचे the सेटल डाउन anode हो जाती है। gradually disappears and sludge is left at the bottom of the reaction vessel. Here's a challenge. Why do you think that industries might not throw away the anode sludge immediately? Remember, the copper strip at the anode is impure. Pause the video and continue when you're ready. Any metal you find in the impure anode, which is below copper in the electrochemical series, और जो doesn't एनोड go मड होती into है ऐसी नहीं कि solution as गंदगी है वो फेंक ions. दी जाएगी, It stays वो भी as a इंडस्ट्री यूज metal कर लेती है क्योंकि and उसके falls अंदर to the सिल्वर और bottom of गोल्ड the भी मिल cell जाता है। as an anode sludge, together with any unreactive material left over from the ore. Now the anode sludge may contain valuable metals such as silver and gold. Metals above copper in the electrochemical series like zinc will form ions at the anode and dissolve into solution. The copper sulfate solution has to be replaced if the concentration of zinc ions becomes too high. In summary, copper is purified by electrolysis, an energy-intensive process. A direct current is passed through a cell containing an electrolyte, an impure sheet of copper at the anode, and a pure sheet at the cathode. Oxidation and reduction processes lead to copper being transferred through the electrolyte to the pure copper sheet, which grows in size. The impure sheet appears to disappear कैथोड पे सारा and leave डिपॉजिट हो गया behind मेटल, और anode एनोड के नीचे sludge. क्या आ गया, एनोड मड, राइट। और एनोड मड मैंने बताया ना जैसे कि वो फैक्ट्रीज इस्तेमाल कर लेती हैं क्योंकि इसमें वैल्यूएबल मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। सो मेन जो बातें थी आज की क्लास में हमने कर ली हैं, एक बार चेक कर लेते हैं आपकी नॉलेज। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? एक ऐसा पार्ट जहाँ से आपको मेटल मिले। एलिमेंट्स और कंपाउंड अगर नेचुरली आपको एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ की क्रस्ट के अंदर, दैट इज मिनरल। और मिनरल का वो पार्ट जहाँ से आप कन्वीनियंटली प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेटा डिपेंड करता है, अगर बोले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है, मेटलर्जिकल प्रोसेस इसमें लगानी पड़ेगी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और डिपेंड करेगा हाईली रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल है, उसी हिसाब से आपको एक्सट्रैक्शन वहाँ पर करना पड़ेगा। Cinnabar HGS and ore of mercury is heated in air, first converted into mercury oxide, right? Chemical reaction, chemical equation हमने देखी भी थी। सो मरकरी ऑक्साइड, जो मरकरी सल्फाइड है उसका रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करने के बाद मरकरी ऑक्साइड मिलेगा, मरकरी ऑक्साइड को फिर से हीट करके आप वहाँ से मरकरी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एक फैक्ट भी बता देता हूँ कि इफ़ यू एवर नोटिस हाउ ओपन ब्रास डोर नोब्स एंड हैंड रेल्स आर यूज्ड इन पब्लिक बिल्डिंग्स, दैट्स बिकॉज ब्रास एंड कॉपर अलॉय इज नेचुरली एंटी बैक्टीरियल। जो ब्रास होता है, कहते नहीं तांबे के बर्तन में आप पानी रख दीजिए, सुबह पानी पीजिए, वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि बेटा उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। If two pieces of uncoated metal touch in space, they become permanently stuck together. It does not happen on Earth because the atmosphere puts a thin layer of oxidation between the surfaces. अगर आपने दो मेटल्स को स्पेस में ऐसे करके चिपका दिया, वो हमेशा के लिए चिपके रहेंगे स्पेस के अंदर, लेकिन एटमॉस्फेयर में नहीं होता, अर्थ में नहीं होता, क्योंकि उनके बीच में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। तो आज की क्लास में इतनी सारी हमने बातें कर ली हैं, और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में हम आपका हमेशा स्वागत करते हैं। और बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सब बच्चों के पास नॉलेज पहुंच सके। आज रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।